तो आज हम तुम्हें, अब से पहले तो सिर्फ हम कहते रहे हैं, कुछ बच्चों से मुलाकात पहले भी हुई लेकिन उस दिन वो बिना वर्दी में थे। अभी परसों उनकी पीओपी हो गई है और प्रेजेंट टाइम में अभी थाना भी मिल गया है, तो सब कुछ व्यवस्था है। तो पहले एक बार स्वागत किया जाए दिनेश का। हाँ, कैप उतार के मैं यही कहने वाला था। प्रॉपर वर्दी में सल्यूट किया जाता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा कोटले के अपने पुराने मंच पर। तो जो बच्चे हमारे पूरी वर्दी में जो आनंद आता है सितारों का, वो अलग ही होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। वो कैप दो मनो हमें। यस, माइक। तो जो चीजें हैं भाई आपके सामने, तुम जैसे भी कई बच्चे संशय में थे, सुबह एक दो बच्चे पूछ भी रहे थे क्या है, तो तुम खुद ये जज करो। दिनेश आपके सामने है, आप हैं सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश। अभी 3 दिन पहले ही पीओपी 16 तारीख को हुई है और वर्तमान में गाजियाबाद कार्यरत हैं। और सितारों की चमक कितनी होती है ये आप खुद देख लीजिए। जो जलवा होता है सितारों का वो कितना रहता है, आप देख रहे हो, देख रहे हो विनोद। विनोद कौन है अब विनोद? अरे ऐसे ही मजे में लेते रहते। नहीं, शायद हो कोई, क्योंकि मेरे साथ रहा है एक ट्रेनिंग में। तो अभी तुम जो भी अपने सवालात पूछना चाहते हो, और दिनेश अपना एक जर्नी बताते हैं कि किस तरीके से चीजें रही। हौसला लगता है ना वर्दी देख के। इस वर्दी के लिए तुम लड़ रहे हो, वो वर्दी कैसी लगती है और हम जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो वर्दी में कितनी सहायक है, ये बड़ा जरूरी पार्ट है। जी दिनेश। सर ने बता दिया, जैसे नाम तो मेरा दिनेश शर्मा है और मैं गवाना के पास एक मेरा गांव है ख्यामई, उसका रहने वाला हूँ। ठीक है। और मेरी अभी जालौन में ट्रेनिंग चल रही थी, तो 16 मार्च को ही मैं पास आउट हुआ हूँ। और गाजियाबाद में मेरी पोस्टिंग हुई है। लिंक रोड थाना है। जुगाड़ लगा रहे हैं, चालान छोड़ देगा। कोई नहीं, 37 लड़कों की, मेरे साथ के लड़कों की पोस्टिंग गाजियाबाद में हुई है। और ऐसा कोई थाना नहीं होगा जिसमें मेरे साथ के लड़के, सभी थानों में मिले। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक मेरा नंबर होना चाहिए। अपने आप 17 दरोगाओं का नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल सर, सर का जरूरी है सबसे पहले। इस लायक बनो, तुम्हारा खुद फोटो बने। भाई का सपोर्ट तो हमेशा रहेगा। हाँ, बिल्कुल। एक एक दो तीन लोग थे, पहले मैं इन्हें मौका दूंगा। क्या नाम है? अभिषेक नाम है। तुम्हारे कुछ सवाल थे, खड़े हो जाओ। जैसे अब तुम्हारे सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं और आप चाहते थे कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एसआई में कितनी सपोर्टेबल है, तो आप इनसे पूछो, क्योंकि ये भी यहीं पर पढ़े हैं और इन्होंने भी तैयारी की है और सिलेक्शन हुआ है। तो अब अपने सवाल पूछो इनसे। देखो, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तरीके से तैयारी करनी है। नहीं, मैथ वैसे मैथ सभी का ठीक होता है। मैथ से ज्यादा मेरे नजर में जीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में सब ऑन एवरेज 35, 34, 36 ऐसे क्वेश्चन करके आए थे हमारे वाले एग्जाम में। तो मैथ तुम्हें सिलेक्शन दिलवाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इतने तो सबके हो रहे हैं, वहाँ कंपटीशन तुम बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव सब्जेक्ट था वो हिंदी और जीएस था। बाकी रीजनिंग में भी सबके वही 33, 34, 35 लेकिन लगभग सही 35 थे। तक पहुंचे कैसे, सबसे बड़ा सवाल है ये। अब तुम तो देखो, पहुंच गए। ये कैसे पहुंचे? देखो सबसे पहले तो बेसिक से तैयार करो, और टॉपिक वाइज सिलेबस देख के कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें, प्रत्येक टॉपिक पर टाइम दो और टॉपिक के हिसाब से तैयारी करते जाओ। और जिससे ज्यादा वेटेज आ रहा है उन पर ज्यादा ध्यान दो, और जिनमें कम है उनमें थोड़ा थोड़ा उसी हिसाब से मैनेज करो। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10, 10, 12, 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर तुम्हारी बेसिक तैयारी पहले से हो चुकी है तो मेरा शेड्यूल था, क्योंकि मैं पेशे से टीचर रहा हूँ, सर को पता है। और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, सही बताऊं तो। मैं शुरुआत में जब मैं 4 बजे जगता था, जब तैयारी कर रहा था, तो 4 से 7 बजे तक मैं टीचिंग करता था। लगा लो सर्दियों के टाइम में भी 4 बजे जग के टीचिंग करता था, 7 बजे तक 3 घंटे। अब 7 बजे के बाद आधा घंटा मैं अपना टहलने के लिए देता था। उसके बाद मैं 8 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट करता था, 1 बजे तक करता था, 12:30, 1 बजे तक मुझे उठना नहीं था। उसके बाद 1 बजे के बाद फिर मैं 4 बजे तक फ्री रहता था, 3 घंटे अपना खेलना है या बातें करनी है, गप्पे मारनी है, कुछ भी। और उसके बाद 4 से 6 फिर मैं 2 घंटे शाम को भी टीचिंग करता था। और उसके बाद रात को 2 घंटे पढ़ता था। इतना मेरा टाइम टेबल था।
टाइम टेबल किसी दूसरे का फॉलो ना करके अपना बनाना चाहिए मेरी नजर में, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। तो उसका ऐसा नहीं है कि तुम मेरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करो तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तुम्हारा अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। सबका अलग अलग होता है। हाँ सर, और पढ़ने के लिए मात्र मेरी नजर में अगर तुम्हारे बेसिक पहले से तैयार हैं, जैसे सिपाही के लिए आप आ तैयारी जाते करते सर, हैं, तो मात्र पीछे 4 या पीछे आ 5 जाओ घंटे साथ तैयारी साथ ही करके बच्चों भी के। तुम सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ना है, दिन रात वो नहीं करना। अब इन्हें ये शेड्यूल बताओ, ये तो कोचिंग के बाद वाला हो गया, आफ्टर कोचिंग, क्योंकि अभी ये कोचिंग में है और 9 से 1 का शेड्यूल है। जब आप पढ़ रहे थे तो तब खुद को कैसे मैनेज करते थे, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इनकी भूमिका वही है जो तुम्हारी भूमिका थी, वो बताओ इन्हें। सुबह सुबह कितने बजे से लगता है ये बैच चला? ये 9 बजे से, 9 9 से से। 1। अब तो मोस्ट स्टैंडर्ड हो गए बच्चे, 8 बजे तो आते ही नहीं है। हाँ टाइम सबको 9 बजे चाहिए। तुम्हारे टाइम अलग थे, सुबह 7 बजे भी कहती है बच्चों कल से 7 बजे तो हम उठेंगे, 7:30 8 बजे यहाँ जाते थे। आशीष सर की क्लास होती थी पहले, तो 7:30 8 बजे हम यहाँ जाते थे। 8 से ही होती थी। सर्दियों के टाइम में भी 8 बजे हम यहाँ जाते थे। यहाँ तो गर्मी में 8 बजे तो ना। मोस्टली देखो, कोचिंग के हिसाब से बनाना चाहो तो सुबह कम से कम 2 घंटे कैसे भी निकालो, 2 से ढाई घंटे। और सुबह का जो टाइम निकालोगे वो जीएस को दो मेरी नजर, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें नींद नहीं आती। अगर तुम पढ़ोगे तो वो रात को पढ़ो, चाहे देर रात 10 11 12 बजे तक पढ़ सकते हो, तो उनमें नींद नहीं आएगी। और जीएस ऐसा है, तुम रात को पढ़ोगे तो उसमें नींद आने लगती है फिर। तो जीएस को आप दिन में पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। सुबह दो और फिर दोपहर में हिंदी विंदी जैसे मैनेज करो। हिंदी के लिए ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ घंटे पढ़ोगे बढ़िया है। और साहित्य वाला पोर्शन जितना हो सके मेरी नजर में साहित्य वाले से व्याकरण वाले पर फोकस करना, क्योंकि साहित्य से 3 4 क्वेश्चन आएंगे और गारंटी नहीं है तुम कितना भी पढ़ लेना कि उनमें से फंस जाए। तो साहित्य पर कम, व्याकरण पर ज्यादा। व्याकरण से पूरे नंबर मिलेंगे। क्या? हाँ, जैसे विलोम शब्द हैं और समानार्थक शब्द हैं और समास है, इन चीजों पर ज्यादा करो। साहित्य में यह है कि अलंकार है, अलंकार मोस्टली सबके ठीक हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अलंकार 4 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है जो कोई पढ़ता है ढंग से। अलंकार बड़ी चीज नहीं, लेकिन जो किताबें हैं, बुक्स हैं और पत्रिकाएं हैं, वो याद नहीं होती इतनी आसानी से। तो उनपे मोस्टली वैसे जो फेमस बुक हैं वो पढ़ते जाओ, लेकिन ज्यादा टाइम ना देके व्याकरण पे टाइम दो मेरी नजर, क्योंकि उनमें जितना भी पढ़ोगे तुम्हें उतना टाइम कम है। तो उसके लिए उसमें से इतना गारंटी नहीं होती कि फंसी जाएगा, लेकिन व्याकरण में से फंस जाएंगे। पारस को पूछना चाह रहे हो? जब आपने पढ़ना शुरू किया था कंप्यूटर के लिए, तो आप शुरू से ब्रिलियंट थे या फिर एवरेज थे? नहीं, मैं एवरेज था, सही बताऊं, ऐसा नहीं। हाँ, मैंने 2013 में भी कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 3 नंबर कम थे। मात्र 311 नंबर बन रहे थे, 313 पॉइंट कुछ पे मेरिट गई थी। जी, नहीं, शुरुआत जब मैंने पहला एग्जाम पुलिस का ही दिया था 2013 में, तो शुरुआत में तो ये था कि कहीं भी हो जाए नौकरी लग जाए। ऐसा नहीं था कि मतलब पुलिस में ही जाना है या कोई, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखो, मध्यम वर्गीय परिवारों की मोस्टली ये होती है कि पहले जॉब लग जाए, कहाँ लगे ये मैटर नहीं करता, पहले जॉब लग जाए, ये सोचो। वैसे अब जहां तक मैं समझाऊं इन चीजों को, तो अपना एक टारगेट करना चाहिए, कोई भी कर लो, बड़ा कर लो, भले ही 2 या 3 साल दे दोगे, बड़े से बड़ा एग्जाम निकल जाएगा तुम्हारा, इतना मैं समझ चुका हूँ। बाकी इधर उधर घूमने से इतना फायदा होता नहीं। कि अब तुमने रेलवे का दे दिया, रेलवे में नहीं हुआ, 6 महीने बाद फिर पुलिस का देने लगे। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे पे 2 3 साल लगातार करो, दूसरा ना लाओ दिमाग। 2 3 साल बाद तो आएगी वैकेंसी, फिर उसमें लॉन्ग टर्म की सोच के तैयारी करो। ऐसा नहीं कि अब वैकेंसी रेलवे की आ नहीं रही, तुमने छोड़ दी, फिर पुलिस पे पहुंच गए, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, तैयारी उतनी ब्रेक हो जाती। एक कांस्टेबल वाले में। हाँ, हाँ। कोई एक कर लो, सीपीओ चाह रहे हो तो सीपीओ पे ही टारगेट करो, चाहे 1 1.5 साल करो, ठीक है। सीपीओ की तो वैकेंसी हर साल निकलती है, उसमें भी ये भी नहीं करना तुम्हें इंतजार कर कब निकलेगी वैकेंसी। अच्छा, कोई नहीं, तो 2 3 साल टाइम दो, उससे पहले 1 2 साल अभी ट्राई कर लो जहां भी कर रहे हो, उसके बाद फिर नहीं होता 1 2 साल में, तो फिर सीपीओ स्पेशल टारगेट करना।
उसके उस दौरान फिर दूसरा नहीं आना चाहिए बीच में, निकल जाएगा। अभी आपने बताया जैसे कि मैथ और हिंदी को तो ज्यादातर सभी कर लेते हैं, मैं भी मानता हूँ कि जब मैथ नहीं, सर हिंदी से हिंदी भी सब पे नहीं होती, लगता आसान है लेकिन हिंदी होती नहीं। एवरेज स्टूडेंट वहां तक बहुत ज्यादा ज्यादा हिंदी कर लेनी चाहिए। हमें भी लगता है कि मैथ सर से पढ़ रहे हैं तो मैथ तो रुकने वाला है, इतना तो अपना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आई जाता है। आपने सर बताया जैसे कि जीएस में कहीं ना कहीं डाउट होते हैं, सुनो भाई, एक बात नहीं, औरों की भी बात है, शायद तुम्हारी बात वही हो जो भाई पूछ रहा है। लेवल से बच्चा पिछड़ता है, पीछे मेरिट पर रह जाता है, तो जीएस में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव से अलग आती है, जैसे मूल विधि वगैरह, उनको आपने सब कुछ टाइम में कैसे कवर अप किया, तो बहुत सारा सिलेबस बढ़ जाता है, बैठ जाता है। मैं अपना जीएस, मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था, मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, सही। तो जीएस के लिए मैं मानूंगा सबसे ज्यादा पॉलिटी को टाइम दो, क्योंकि पॉलिटी से ही सबसे ज्यादा वेटेज होता है, उसमें 18 क्वेश्चन पॉलिटी के आने, और पॉलिटी मेरे 18 में से 17 सही थे। तो पॉलिटी को जितना ज्यादा मजबूत कर लोगे, पॉलिटी में सबसे पहले है तुम फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, डीपीएसपी पढ़ो, उसके बाद संसद वाला पोर्शन पढ़ो, और सुप्रीम कोर्ट का पोर्शन है या हाई कोर्ट का पोर्शन, उनमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन संसद, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उनको इतना मजबूत कर लो, कहीं से पूछ ले, क्वेश्चन छूटे ना। इतना पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 10 बार, ऐसा नहीं कि उसको जल्दी से निकाल, सबसे ज्यादा उन्हीं को पढ़ो। और मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था, एक भी दिन हिस्ट्री नहीं पढ़ी, एक भी दिन जियोग्राफी नहीं पढ़ी, मूल विधि में काफी अच्छा पढ़ा था मैंने, और पॉलिटी में अच्छा पढ़ा था, इन्हीं से मैं। और हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आए थे मेरे नॉर्मली हो गए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, तीनों ठीक थे मेरे। तो उनमें हिस्ट्री जियोग्राफी में बेसिक क्वेश्चन आने, अगर डीपली पढ़ना है तो पॉलिटी को पढ़ो, और आईपीसी सीआरपीसी इनको पढ़ो। और अब तो ये चेंज भी हो गए, तो अब तो नया पढ़ना है। हाँ, तो अब पुराना मत पढ़ना, अभी अब नया पढ़ो, बुक आ गई है मार्केट में, तो बुक पढ़ना चाहते हो तो नया पढ़ो। बाकी माइनर एक्ट वगैरह जो भी है उनको, वो तो पुराने पुराने भी चल जाएंगे, वो तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी तो नियमावली जो भी है वो यही चल रही है, तो अभी तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार भी यही है। नई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है उन चीजों को, तो अभी तो बदलने वाला है नहीं, यही आएगा टेंशन। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, बढ़िया है, पूछो, नहीं क्यों देख रहे हो? स्टैटिक जी के कठिन भी नहीं आती, एसआई के एग्जाम में बता ना, बेसिक आता है। करंट वैसे बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासों की तैयारी कराते हैं करंट के लिए, कोई भी एक क्लास पकड़ लो डेली, और एक ही पकड़ो, ऐसा नहीं आज उसकी पढ़ ली कल उसकी पढ़ ली, एक को कवर करते चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक पकड़ लेना। मनीष सर भी सुबह 7 बजे जो क्लास ले रहे हैं उसमें करीब आधे क्वेश्चन करंट के ही करा रहे हैं डेली, तो डेली आप कंटिन्यू स्टैटिक जीएस और करंट अफेयर पे ही काम कर रहे हैं, यही उनका मेन मोटो है। तो आप वो जैसे कहा दिनेश जी ने कि एक पकड़ लो, एक ही पकड़ना, इधर उधर मत भगना, क्योंकि आज हम इधर पढ़ रहे हैं, इधर अच्छा नहीं लगा, शुरुआत में नहीं लगेगा अच्छा, क्योंकि 2-4 दिन जब तुम पढ़ोगे तो फिर ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा, शुरुआत में नहीं लगती कोई चीज अच्छी, तो फिर समझ में आने लगेगा ठीक से। करंट के लिए कोई ऐसा ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो हो जाएंगे मेरे। और भाई किसी का कोई सवाल? ये विश्वास अपने आप में कर पा रहे हो कि तुम राइट जगह पर हो? मेरे सामने यहाँ करते हो तुम, बाद में फिर पंचायत कर ले। जी, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो एग्जाम के लिए? टाइम देखो, तुम्हारी प्रैक्टिस है, अगर तुम्हारी स्पीड ठीक बन जाएगी तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड सबसे ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है, जितना मैथ और रीजनिंग में टाइम लगता है सबसे ज्यादा, तो मैथ रीजनिंग पर टाइम ज्यादा दो, सॉल्व करने में तुम्हारी कैलकुलेशन उतनी मजबूत होती जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारे बहुत कम टाइम लगेगा। और 40 क्वेश्चन मैथ के आने, तो 40 में से कम 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हें पेन नहीं उठाना पड़ेगा, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी तो 15 क्वेश्चन कोई टाइम देना। ऐसे ही रीजनिंग में भी करीब 20-25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे रीजनिंग में जिनमें तुम्हें टाइम देना है थोड़ा। ये अपना अपना होता है, ऐसा ऐसा कोई नहीं कि मैं बोल दूं मैथ को दो या कोई। मैंने तो शुरुआत से स्टार्ट किया था, जो भी सब्जेक्ट पहला खुला था, हिंदी खुला था मेरा, मैंने हिंदी से ही स्टार्ट किया था, तो एंड तक किया मैंने, कोई नहीं कि पहले मैथ को ले लूं, ऐसा कुछ। तो कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हो जाता है, अगर मेरी मैथ की स्पीड भी इतनी अच्छी खासी थी कि जब मैं घर पे तैयारी करता था 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करता था। मैंने किरण वाली बुक कम से कम 4-5 बार लगा ली,
एक ही बुक पकड़ लेना, ऐसा भी नहीं बुक भी मैथ की चार चार बार चार चार चेंज करो, कोई भी एक बुक ले लेना। किरण सबसे बेस्ट है, या राकेश यादव सर वाली भी बढ़िया है। ये यूथ में एक बहुत अच्छी किताब आती है। हाँ हाँ, कोई भी ले लेना। यूथ में हाँ, यूपीएसआई वाले जो पेपर होंगे उनको जरूर सॉल्व करना। जो पिछले हमारा वाला एग्जाम हुआ है ना, 52 शिफ्ट में पेपर था, तो 52 शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे, जो मैं नए सबको करना क्वेश्चन, होगा। जो नए सवाल उनको कम करा से रहा कम हूँ, दो दो, हाँ, ये हाँ उनको कम से कम दो दो तीन तीन बार सॉल्व करना। जो मैं पेपर अभी सेट कराता हूँ ना, तो मैं 2022 ये भैया उसी में सेलेक्ट है, उसी के पेपर क्वेश्चन कराता हूँ। उससे क्या है, तुम्हारा पेपर पैटर्न भी तुम्हारे दिमाग में सेट होगा कि कैसा आता है, लेवल सेट होगा पेपर। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। मैं 125 के आसपास पहुंचता था, 122, 120, 125, लेकिन एग्जाम में मेरे 129। ठीक, जीएसएम मेरे प्लस हुए थे बस। जीएसएम में जब घर प्रैक्टिस करता था तो 25 के आसपास ठीक निकलते थे, किसी में 22, 24, 25। लेकिन उनमें क्या होते थे, क्वेश्चन पुराने भी होते थे, जैसे करंट के पुराने क्वेश्चन है, तो वो हमें वैसे भी याद नहीं होने के, क्योंकि पुराना तो हम पढ़ नहीं रहे। जब हम एग्जाम में देने गए तो नया पढ़ के गए, तो नए ही आने थे, तो उसमें प्लस हो गए 2-4 क्वेश्चन। और बताओ, किसी को पूछना? और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, मैं डेली एक ही बात कहता हूँ तुमसे कि आप अपने एफर्ट को ज़्यादा लगाइए। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, दिनेश जब पीओपी करके गए गाजियाबाद और फिर वापस आए, बीच में टाइम मिला थोड़ा सा, तो फोन किया संडे में। बोले सर कहाँ हो? मैंने अलीगढ़ में हूँ। बोले सर मैं रेलवे रोड पर हूँ, मैं तुम रुको थोड़ी देर बाद में आऊँगा। मैं भी उस दिन काफ़ी व्यस्त था स्कूल के क्रियाकलाप में आजकल, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो हम दिनेश बहुत शॉर्ट मीटिंग हुई 10 मिनट की, लेकिन उसमें इतनी बात हुई कि अगर बच्चा बाकी जैसे केवल कांस्टेबल बनना है और तमीज की स्ट्रेटेजी बनाए तो 3 महीने में पेपर निकल जाता है। ये दिनेश ने खुद कहा। तुम्हारा 10th लेवल और 12th लेवल ठीक है ना, तो बाकी 3 या 4 महीने की तैयारी में कांस्टेबल का एग्जाम निकल। अगर तुमने 10th और 12th ऐसे ही पीछे से केवल पास करके आए हो तो फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा देखो। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका होता नहीं, जो हाई स्कूल और इंटर वैसे ही पास करके आ गए, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बाद में मेहनत करते हैं, खूब अच्छा एग्जाम निकलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पीछे वाला अगर तुम्हारा एग्जाम 10th 12th ढंग से मेहनत से दिए तो आराम से हो जाएगा 3-4 महीने की तैयारी, कुछ नहीं, बेसिक क्लियर होने चाहिए मैथ के। अब देखा कि यहाँ सर पढ़ा रहे हैं और नीचे से जैसे फ्रैक्शन में काट देते, नीचे से 5 से ये काट दिया और वहां पता ही नहीं चल रहा कि ये काट कैसे दिया। तो फ्रैक्शन तो कम से कम कैलकुलेशन तो ठीक ठाक होनी चाहिए। इतने महान है, पहाड़े तक याद नहीं करके तुम कह रहे हो ये 35 तक पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है इनमें से 35 तक पहुंचेंगे। मेरे मैथ में 37 सही थे। टेबल देखो वैसे ये मेरा सवाल कर रहा है उल्टा। मैं इतना बता रहा, टेबल वैसे मोस्टली मेरी नजर में 20 तक भी होंगे तुम्हारे चलेगा। अब ऊपर तक किसी को याद नहीं होते वैसे, और ना इतना ना उतना वो मुझसे कंपैरिजन कर रहा है। कैलकुलेशन हाई होनी चाहिए बस। जितना जल्दी कैलकुलेशन को करते हो पहाड़े कम भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हारी फ्रैक्शन मजबूत होनी चाहिए सबसे पहले। फ्रैक्शन पढ़ोगे, पॉइंट में बहुत देर, मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट का तुम ऐड दे दो उनको, पॉइंट का ऐड नहीं होता लड़कों, पॉइंट कहाँ रखना ये नहीं पता चलता। ये कल वो मुझसे कहेगा कि आप 50 तक याद करवाते हो। मैंने मुझे पता है मैं 50 तक का टारगेट दूंगा तब तुम 25 तक कर पाओगे। और मैंने अगर 20 तक का दे दिया, बोले रे गुरुजी तो वैसे ही बताते थे ज्यादा। नहीं, याद हो जाए तो फायदा ही करने वाला है, नुकसान तो करेगा नहीं। याद हो जाए, मान के चलो किसी में 37 से कोई संख्या काटनी है फ्रैक्शन में, अब वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आने की, तो 37 का पहाड़ा याद होगा तो चेक कर लोगे सेकंडों में, तो वो फायदा ही करने वाला है। कर भी लोगे तो नुकसान नहीं करने वाला, फायदा ही मिलेगा उससे भी। अब और सवाल? कितने बच्चे ग्रेजुएट इस क्लास में? हाथ खड़े करना। अब देख लो, ईमानदारी की बात यह है, तुम्हारे समक्ष खड़े मैं फिर बता रहा हूं, हमने कोई भी बहुत अलग से चीजें नहीं की, हम खुद इतना ज्यादा पढ़ाकर चलते हैं पहले से ही, कोई पार्शलिटी नहीं होती है आप लोगों के साथ। हम खुद से इतनी ज्यादा चीजें पढ़ाकर चलते हैं कि वो चीज आपको हमेशा और हमेशा काम आती रहे। लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है कि यहाँ तो बाबा का मंदिर है, प्रसाद बट रहा है, तुम कितने हाथों में ले जाओ, ये आप पर निर्भर करेगा। हमारा काम अपनी पूरी ईमानदारी से करना है। अच्छा, कोचिंग का कितना योगदान है? दिनेश ने पहले भी चर्चा की इस बात की, क्योंकि ये मेरे पार्ट से जुड़ा हुआ पार्ट है। तुम भी पूछ सकते थे कि कोचिंग आए ना आए, क्योंकि आजकल एक ट्रैक है कि ऑनलाइन पढ़ लें या ऑफलाइन पढ़ लें, या कोचिंग बिल्कुल ही ना करें, सेल्फ स्टडी कर लें। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं।
अब तीनों क्वेश्चंस के आंसर में दिनेश से बारी बारी से पूछता हूँ कि सेल्फ स्टडी शुरुआत में कितनी बेहतर है, शुरू में ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है, हर चीज का कितना इम्पैक्ट है, ये बताएं जरा दिनेश ने। देखो, अगर जो भी शुरुआत में तैयारी स्टार्ट करता है, कभी तैयारी नहीं की, शुरुआत करते हैं, तो बगैर ऑफलाइन के हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऑनलाइन वो लोग मैनेज कर लेते हैं जिन्होंने पहले बेसिक अपने तैयार कर लिए, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है वहाँ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही तुम ऑनलाइन पढ़ने लगो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसपे बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि तुमने आधा घंटा तो पढ़ा, उसके बाद फिर फालतू की वीडियो देख ली, रील ही घुमा रहे हो, तो उस पर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। यहाँ से बेसिक तैयार करोगे। ऑफलाइन पढ़ना सबसे जरूरी है, शुरुआत ऑफलाइन से करो, पढ़ो जितना हो सके। और ऑनलाइन से जहाँ देखो, ऑनलाइन उनके लिए बेटर है जो भाई टाइम नहीं दे पा रहे, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, तो ऑनलाइन भी तुम तभी कर पाओगे जब तुमने पहले से पढ़ रखा है। ऑफलाइन जाके डायरेक्ट ऑनलाइन तैयारी करोगे, नहीं हो पाएगा, दिक्कतें आती हैं उसमें, क्योंकि टाइम खराब जाएगा बहुत ज्यादा। देखिए, 1 घंटे तुमने मैथ का कर लिया या कोई भी कर लिया, उसके बाद फिर तुमने 1 घंटे रील आगे बढ़ा ली। होता है, ये मेरे साथ भी हुआ होगा, तुम सोच रहे हो तभी बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, तो सब होता है, ये मोटिवेशन की वीडियो में 1-1 घंटे लगा देते हैं कभी कभार, उस पर यूट्यूब पे टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे कभी भी। टाइम यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अच्छा, मेरा अनुभव ऑनलाइन को लेकर ना थोड़ा सा अलग है। अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे, जैसे ऑफलाइन में बच्चा पढ़ने आता है, मान लो अगर कोई कोचिंग पैसे ले रही है डेमो देने की, और नहीं भी ले रही, 100 200 500 रुपए चले भी गए, उसमें आप ये तो परख सकते हो कि ये टीचर इस प्लेटफॉर्म पर कितने दिन से पढ़ा रहा है, कितना रिलायबल है, इसकी खुद की एफिशिएंसी कितनी है, ये कोचिंग की रिलायबिलिटी कितनी है। ऑनलाइन का खेल क्या है, तुम्हें ये जानकारी है उस टीचर ने कितने पेपर निकाले हैं या नहीं निकाले, कोई भी पढ़ा देता है, और वो खुद कितनी लेबर कर रहा है पीछे से जाके, कोई जानकारी नहीं। केवल बड़बड़ा देना आकर के बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन उसको प्रूव करना, जिस सीक्वेंस से चीजों को चलाना चाहिए उस सीक्वेंस में चलाना, बहुत कम टीचर्स के पास एफिशिएंसी होती है। ये ऑनलाइन पढ़ाना टीचर के लिए बहुत आसान है, ऑफलाइन में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑफलाइन में आप लोग यहाँ बैठे हो, कोई भी बुक का क्वेश्चन लाओगे पूछ सकते हो। ऑनलाइन में क्या करोगे, टीचर उन्हीं क्वेश्चनों को लाता है जो उससे अच्छे से आते हैं, जो उसको दिक्कत करते हैं, उन क्वेश्चन को लगाएगा नहीं स्लाइड, बिल्कुल नहीं लगाएगा, तो ना तुम पूछ सकते हो उसमें, क्या पूछोगे बताओ। ऑफलाइन में तुम कोई भी बुक उठा लाओगे, कोई भी कुछ कर लोगे, तो यहाँ आके पूछ सकते हो, ऑनलाइन में नहीं पूछ सकते, इतना है। तो ऑफलाइन बहुत जरूरी है, डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं कर पाओगे कभी भी तैयार। सैलरी बताओ भाई पारस को। देखो, अभी हमें ये रिकॉर्ड करना है, सैलरी बताई जा रही अभी है, हमें जो ट्रेनिंग में कितनी है मिल रही थी, यूपीएसआई की सैलरी, वो मेरी आ रही थी अभी 53,172। ठीक है, लेकिन अभी जनवरी से डीए और बढ़ गया 4%, तो अब की बार जो आने वाली है वो कम से कम 55,000 आएगी। लेकिन अब हम जिले में पोस्टेड हो जाएंगे, तो वहाँ एचआरए वगैरह और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह कई अलाउंस बढ़ जाएंगे, तो कम से कम आएगी 61 या 62। वो ऊपर वाले बताएंगे। ऊपर वाली देखो, सबका अपना अपना होता है, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये चीजें चर्चा का विषय नहीं है। तुम तो लगने से पहले ही छुड़वाने का इंतजाम। और ऊपर वाली सोच के नौकरी करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें सही बताऊं। सबसे पहले अपना ये तो करो कि नौकरी तो ले लो, हाँ पहले सैलरी तो ले लो, कि पहले ऊपर वाली लोगे क्या। नहीं, वो अभी अनुभव की बात है, अभी आप इस तरह की चर्चा पर तो बेकार का काम है। सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी ईमानदारी से पहले जॉब लो और काम पर बेहतर करो। और भाई कोई सवाल किसी का? हाँ, जल्दी जल्दी पूछ लो कि क्लास भी हाँ। सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे पहले रोज सुबह जग के अपने मम्मी पापा की मेहनत को याद करना चाहिए, जो तुम्हारे लिए कर रहा है, जो यहाँ भेज रहे हैं पढ़ के। और मेरे तो पापा भी नहीं थे, सर को पता है, मैं 3 साल का था मात्र जब मेरे पापा एक्सपायर हुए। तो मैंने तो अपनी खुद टीचिंग करता था, अपनी टीचिंग पढ़ा के ही मैंने अपनी पढ़ाई करी, सही बताएं। बीएससी मैंने अपने पैसे से की, मैंने बीएड भी किया अपना कमा के स्वयं। तो अपने मम्मी पापा के त्याग को याद करते रहोगे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता रहेगा। हाँ, शादी हाँ, मेरी शादी हो गई, शादी को 5 साल हो गए। हाँ, दहेज का
तब भी दिमाग में नहीं था, तब शादी की। उस समय भी सर को पता है मेरा लोको पायलट में सिलेक्शन हो चुका था। ये वैसे मुझसे चर्चा करना, बेटा तुम पूछो। मैंने कहाँ तक, मतलब कितना पढ़े हैं आप, ये पूछो। मैंने देखो इंजीनियरिंग भी की, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया था मैंने 2012 में, 12 में कंप्लीट कर लिया था। फिर 13 मेरा साल खाली गया था क्योंकि मेरी घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। 13 में फिर मैंने 14 में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था, तो 14 से 17 तक मेरी बीएससी हुई। फिर 1 साल खाली हुआ, फिर 2 साल बीएड किया। तो मेरी एज, बीएड मैंने उस वजह से किया क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा था और एज भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो मेरी सोच ये थी कि अगर कहीं नहीं हो पाएगा तो फिर टीचिंग तो लास्ट ऑप्शन है। ये था मेरा। क्या एज, फिलहाल मेरी एज का क्या करना है वैसे? वैसे मैं बता देता हूँ, जब दिनेश का फॉर्म भरा गया था तब ओवरेज होने में सिर्फ 7 दिन बचे थे, 7 से 14 दिन, 9 दिन बचे थे। तो ये बिल्कुल अपने एंड ऑफ द टॉप पर सब इंस्पेक्टर हुए हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे भी कुछ मौके नहीं लास्ट मिलेंगे। ये लास्ट ऑप्शन था। अब जो ना सेल्फ मोटिवेशन यहीं से मिलता है कि आप अपनी जरूरतें कितनी बता पा रहे हैं। जैसे मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा परिवार नहीं चलेगा, ये मेरा मोटिवेशन है। और तुम्हारा अगर बिना पढ़े काम चल जाए, खेत आ गया हो मुआवजे के आसपास, तो जरूरत ही ना पड़ेगी, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पढ़ने से कटेगी, तो फिर पढ़ना चाहिए। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, कोई किसी के मोटिवेशन से बड़ा नहीं होता। मैं सही बताऊं, मैं खेती भी करता था, तो मेरा क्या था, मैं बुक भी खेत पे ले जाता था। खेतों में जैसे पानी चलाना है तो मैं बैठे बैठे खेत पे भी चल रहा हूँ, पानी भी चल रहा है। मेरा स्टडी जहां भी टाइम मिलता था मैं अपने लिए निकालता था, क्योंकि स्पेशल टाइम मुझे नहीं मिल पाता था। तो अपने हिसाब से चीजें मैनेज करनी होती है। सबकी लाइफ स्टाइल देखो अलग अलग होता है, किसी के पास ज्यादा टाइम है, किसी के पास कम है, लेकिन कम वाले भी कर जाते हैं अपना, ज्यादा टाइम वाले भी नहीं कर पाते। तो अपना मैनेजमेंट होता है मोस्टली, जहां से तुम समय निकालना चाहो। चलिए भाई, फिर मुलाकात होगी और किसी शख्सियत के साथ में। तो एक बार 1 सेकेंड दिनेश के लिए और मुलाकात होती रहेगी। तो भाई आप हैं दिनेश शर्मा जी के साथ में, बहुत सारी बातें आपको भी सीखने के लिए मिली होंगी, और भविष्य में भी आप सीखते रहिए। फिर मिलेंगे इसी मंच पर 1 सेकेंड। थैंक यू। चलो, तो दिल करता है बस। ठीक है बच्चों। हाँ हाँ, क्या तेज बोलो थोड़ा।